जी, मैंने बताया था कि 15 साल की बसेस जो हैं उनके लिए सब्सिडी है। तो समहाउ किसी ने उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया है कि शायद हर किसी किस्म की गाड़ी पे सब्सिडी है, ऐसी कोई स्कीम नहीं है। मुझे तो साइकिल वाले भी, ऑटो वाले भी, लिटरली ऑटो वाले भी फ़ोन कर रहे थे मुझे कि क्या हमारे लिए भी 5 लाख है। ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ वो बड़ी बसेस जो हैं जो 15 साल क्रॉस कर चुकी हैं उनके लिए एक स्कीम है कि अगर वो अपनी बस रिप्लेस करना चाहें उनको 5 लाख रुपए का सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलेगा। उसमें हमारी एप्लीकेशंस जो हैं बहुत कम आई हैं, ना होने के बराबर आई हैं। तभी उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने वो बात की थी ताकि बस ड्राइवर साहिबान जो भी हैं, दूर दूर गाँवों में भी हैं बहुत सारे जिनको खबर भी नहीं होती है कभी, तो आपके ज़रिए से मैंने उनको खबर देनी चाहिए कि एक ऐसी स्कीम है कि अगर आप 15 साल गाड़ी आपकी एज लिमिट क्रॉस कर चुकी है, आप आ सकते हैं बस लेके, हमें रिप्लेस करेंगे। और हमारी सरकार में ऐसी भी कोशिश है कि इस स्कीम को एक्सटेंड करें, फिर से मिनी बसेस भी इस कवर में लाएं। लेकिन दैट विल डिपेंड ऑन द फीडबैक कि बसेस का फीडबैक कितना आता है। तो जनरल एमनेस्टी, जनरल सब्सिडी स्कीम वो नहीं है, वो सिर्फ बस सेगमेंट के लिए। तो आप चाहेंगे कि एक बार फिर से उनको रिक्वेस्ट करें बस ओनर्स को कि वो आप आए, कोई फैसिलिटी अवेल करें? हाँ बिल्कुल, जो बस ओनर्स हैं जिनकी 15 साल की गाड़ी की लाइफ हुई है, दे हैव टू कम अप्लाई विद मी, एक्सटिंग्विश देयर ऑल द लायबिलिटीज़। उनका कोई पैसेंजर टैक्स एक्सेट्रा अगर कोई बकाया होगा वो हम गाड़ी स्क्रैप करके वो नई गाड़ी लाएगा, नई गाड़ी में उसको 5 लाख रुपए का सब्सिडी मिलेगा। तो मसला है आपका ड्राइविंग लाइसेंस का प्रिंटिंग का जो मसला था, पिछले तकरीबन साल भर से अटका था। बीच बीच में हमने अपनी लेवल पे प्रिंटिंग करने की कोशिश की लेकिन उतना इफ़ेक्टिव था नहीं। तो उसमें हमने एक फ़ैसला कर लिया है कि हमने जो ड्राइविंग लाइसेंसेस हैं एक सरकारी एजेंसी को ही आउटसोर्स किया है। वो आरटीओ की तरफ से अब प्रिंट नहीं होगा, बेशक हम मॉनिटरिंग करेंगे उनकी। एक एजेंसी है वो प्रिंट करेगी। मुझे लगता है जितना भी हमारा बैकलॉग है वो अगले 15 दिन 1 महीने तक तमाम क्लियर होना चाहिए प्रिंटिंग का, और आगे के लिए जो है प्रिंटिंग प्रोसेस है वो स्मूथली चलनी चाहिए। देखिए, इन्होंने मेरी नोटिस में लाया है कि कुछ सोमो यूनियंस के जो ठेकेदार हैं या किसी ख़ास इलाके में कोई एक बंदा खड़ा हुआ है तो उसने उस इलाके पे कब्ज़ा जमाने की कोशिश की है। तो ऐसा नहीं है। जहाँ पे ई रिक्शाज़ की ज़रूरत है, जहाँ पे इनकी ज़रूरत है, पब्लिक की बहुत डिमांड है। हैदरपोरा के डीप में बहुत सारे इलाके हैं, शाहनवर कॉलोनी, गुलबर्ग कॉलोनी, गुलबहार कॉलोनी। वहाँ के लोगों से मेरे बुज़ुर्ग मुझे फ़ोन करते रहते हैं कि हमारे पास ई रिक्शा की अवेलेबिलिटी नहीं है। ऐसे ही आपका नटीपोरा में है या राजबाग में करीबन 15-20 हज़ार बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको राजबाग में ई रिक्शाज़ की ज़रूरत पड़ती है सुबह शाम। तो मैंने ये जो आपके हम यहाँ रामबाग में हैं, यहाँ बहुत सारे 100-200 ऑटो इसके साथ वाबस्ता हैं। मैंने इनसे गुजारिश की है कि ये अपना सर्विस जो भी पास वाला इलाका है, डीप इंटीरियर में जहाँ भी लोगों को सवारी की ज़रूरत है वहाँ ये फराहम करें। ई रिक्शा के लिए हमने सिर्फ 2 नेगेटिव रूट दिए। एक तो नेशनल हाईवे पे नहीं चल सकता क्योंकि उसमें सेफ्टी इशू है, और एक जो है आपका एयरपोर्ट रोड जो है, ठीक है, वो वहाँ भी बिकॉज़ हाई स्पीड गाड़ियाँ होती हैं, उस पर मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो उसके अलावा हमने इनके लिए तकरीबन 72, उसके बाद यूनुस साहब ने कुछ और कर दिए हैं, तो 80 के आसपास रूट्स हमने ऑलरेडी डिफ़ाइन किए हैं जिसमें तकरीबन पूरा शहर कवर होता है। तो ये बिल्कुल लॉजिक की बात है। इनको कहाँ चलना है कहाँ नहीं चलना है, इसमें वाटर टाइट बाउंड्री नहीं हो सकती। इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई ख़ास रूट लेना ही लेना है। तो इसमें कोई उतनी बंदिश नहीं है जितनी प्ले की जाती है। हाँ, इसमें क्या लगता है, एक परसेप्शन है कि शायद ये ई रिक्शा वाला आ गया, सोमो वालों को लगता है कि मेरा रोज़गार मारा गया, ऑटो वाले को लगता है मेरा रोज़गार मारा गया। किसी का रोज़गार नहीं मारेगा। इसका भी इनका अपना हक है, उनका अपना हक है। एक मार्केट है, मार्केट में सवारी को जिस तरह की गाड़ी सूट करती है, अपने जेब को लेके, अपने कंफर्ट को लेके, वो वही सवारी लेगी। तो मेरी इनसे गुजारिश है कि जितने भी डीप मोहल्ले गलियां हैं आप वहां ऑटो चलाएं, आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा। कोई दिक्कत करेगा वो हमारी नोट्स में लाएं, हम उनके साथ डील करेंगे।